चलो देखो, कल हम लोगों ने स्वर के बारे में पढ़ा था, है ना, कि हिंदी वर्णमाला में कुल कितने स्वर होते हैं, मूल स्वर कितने होते हैं, हलस स्वर कितने होते हैं, लघु स्वर कितने होते हैं, दीर्घ स्वर कितने होते हैं, है ना। आप लोग बताइएगा जरूर, है ना, बताइए हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं, स्वर कितने होते हैं, है ना। लघु स्वर कितने होते हैं, 4, हलस स्वर और दीर्घ स्वर 7, मूल दीर्घ स्वर 3 होते हैं। कौन कौन से, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, है ना। और संयुक्त दीर्घ स्वर, हाँ ठीक है। अगर हम पूछे उत्पत्ति के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, और उच्चारण काल के आधार पर कौन कौन से, प्लुत स्वर, है ना। और अगर हम बात करें जीभ के प्रयोग के आधार पर, मध्य, है ना। अगर हम बात करें कि होंठों की स्थिति के आधार पर, ठीक है। अब यहाँ से एक बात और आती है, जैसे कहता है कि जो स्वर होते हैं उनका उच्चारण स्थान क्या है, ठीक है। क्या बोलता है, देखो हमारे मुंह में 5 प्रकार के उच्चारण स्थान है। कितने प्रकार के, 5 प्रकार। कितने प्रकार के हैं, 5 प्रकार के उच्चारण स्थान है, जैसे कंठ, तालु, तालव्य, दंत, ओष्ठ, है ना, ये सब कहा जाता है। इसमें स्वर भी आएंगे, इसमें व्यंजन भी आएंगे, ठीक है। स्वर पहले देख लेते हैं। जो स्वर होते हैं जैसे आ और आ, इनका उच्चारण होता है कंठ से। कहाँ से, कंठ से। ई, इनका उच्चारण होता है तालु से। कहाँ से, तालु से। ऊ, इसका होता है ओठ से, है ना। ठीक। और री का होता है मूर्धा या मूर्धन्य भाग से, ठीक है। ए, आए, इनका देखो अगर देखा जाए तो ये बने हैं आ प्लस ई से, तो आ प्लस ई कंठ और तालु से, ये क्या हो जाएगा, कंठ तालु। किससे, कंठ, ये तालु है, ठीक है, कंठ तालु, ठीक है। और अगर इसकी बात करें जैसे ओ, औ की, ठीक है, तो इनका निर्माण हुआ है आ प्लस ऊ से, तो ये हो जाएगा कंठ ओष्ठ। क्या हो जाएगा, कंठ ओष्ठ, ठीक है। तो ये आपको उच्चारण स्थान, स्वरों का उच्चारण स्थान, स्वरों का उच्चारण स्थान, ठीक है। ये हमारे स्वर होते हैं, इनका उच्चारण स्थान भी आपको याद रखना है, ठीक है। अ का कंठ, ई का तालु, उ का ओष्ठ, री का मूर्धा, ए आए का कंठ तालु, ओ आओ का कंठोष्ठ, ठीक है, याद रहेगा। देखिए एक इसमें संख्या हमने आपको कल नहीं बताया था, जैसे कि हमारे मात्रा के आधार पर स्वर कितने होते हैं। किसके आधार पर, मात्रा के आधार पर। मात्रा के आधार पर स्वरों की कुल संख्या 10 होती है। कितनी होती है, 10। जैसे अगर देखा जाए तो ये आ, ई, उ, री, है ना, ए, आए, ओ, औ, ठीक। देखें इसकी कोई मात्रा होती है क्या, नहीं होती ना, इसकी मात्रा होती है, ठीक है। इसकी अगर ई की बात करें तो छोटी ई ऐसे लगती है ना, और बड़ी ई ऐसे होती है, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, आए, ओ, औ, ठीक है। तो देखा जाए, इसको काउंट किया जाए तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9 और 10। ये मात्रा के आधार पर स्वर कितने होते हैं? 10। यह कहता है मात्रिक स्वर कितने होते हैं? तो 10 होंगे। ठीक है, बात क्लियर रहेगी? याद रहेगा क्या ये? देखें, अगली बात हम कर लेते हैं हमारे जो व्यंजन होते हैं। किसकी? व्यंजन। कोई मुझे बताए व्यंजन क्या होते हैं? व्यंजन कई बार ऐसा देखने को मिलेगा आपको, देखने का, और ऐसे भी देखने को मिलेगा। ठीक है, तो व्यंजन किसे कहते हैं? कि जिन वर्णों के उच्चारण में स्वरों की सहायता ली जाए। क्या कहा जाएगा? जिन वर्णों के उच्चारण में अर्थात बोलने में, जिन वर्णों के उच्चारण अर्थात बोलने में स्वरों की आवश्यकता होती है उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। और स्वरों के बिना, क्या? स्वरों के बिना व्यंजनों का उच्चारण करना नामुमकिन है। ठीक है, अर्थात बिना स्वरों की सहायता से व्यंजन बोले ही नहीं जा सकते। ठीक है, जैसे हमको व्यंजन की अगर बात करें तो व्यंजन में आप जानते हैं कि व्यंजन कितने होते हैं? अगर देखा जाए तो क, ख, ग, घ, अंग। ठीक है, च, छ, ज, झ, इं। फिर ट, ठ, ड, ढ, अण। त, थ, द, ध, न। ठीक है, प, फ, ब, भ, म। ठीक, य, र, ल, व। श, 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 ह। छ, त्र, ज्ञ, स्र। ठीक है, ये हमारे व्यंजन होते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं? हमारे व्यंजन होते हैं। क्या होते हैं भैया? व्यंजन होते हैं। क्या होते हैं? व्यंजन होते हैं। व्यंजन की अगर हम बात करें तो हमने आपकी बताया आपको भैया कि ये इसकी परिभाषा क्या होगी? क्या है? सही है ना? ठीक है, अभी परेशान न होइए, अभी कुछ और बाकी उसको हम कराएंगे, है ना? तो ये व्यंजन होते हैं। और है भैया, इसमें एक विशेषता ये होती है कि इसमें सभी में क्या लगा होता है? हलंत लगा होता है। क्या लगा होता है? हलंत लगा होता है। हलंत का मतलब क्या होता है? कि जब जो मतलब कोई भी वर्ण के नीचे जब हलंत लग जाता है तो वह वर्ण आधा हो जाता है। क्या हो जाता है? आधा हो जाता है। ठीक है, अर्थात उसमें स्वर शामिल नहीं रहता है। ठीक है, अभी इसमें क्या शामिल है? स्वर शामिल है। जब हम इसमें हलंत लगा देंगे तो स्वर नहीं शामिल होगा। अभी देखो, हमने आपको बताया कि जो व्यंजन होते हैं इनकी जो इनको उच्चारण करते हैं या बोलते हैं तो स्वरों की आवश्यकता पड़ती है बोलने में। जैसे हम बोले क, लास्ट में सुनेंगे तो आ का साउंड सुनाई पड़ा। क, ख, ग, घ, सब में क्या आ रहा लास्ट में? आ। अगर ध्यान से बहुत लास्ट में सुनो तो क, आ लास्ट में आ रहा। क, आ, ख, आ रहा कि नहीं? अगर अच्छा सोचो, अगर बिना इसके आ के उच्चारित करो, कितना भी सुनो, लास्ट में आ ही जाता है ना? तो इसका मतलब क्या हुआ कि बिना स्वरों की सहायता से इनको हम बोल नहीं सकते हैं। ठीक है, क्लियर है? अगर मान लीजिए आ नहीं आएगा तो का बोलेंगे तो के, को कैसे भी लगाओगे तो वो तो सॉरी स्वर तो वो भी है ना, के भी, यानी कि ए भी स्वर है, ओ भी स्वर है, औ भी स्वर है, ये सब स्वर है ना। तो ये क्या हो जाएंगे? इनका हम कह सकते हैं भैया कि जो भी व्यंजन है उनको बोलने में स्वरों की आवश्यकता सदैव होती है। बिना स्वरों की सहायता से व्यंजनों को बोल नहीं सकते हैं या उच्चारित नहीं कर सकते हैं। क्लियर है? क्लियर है? लेकिन जब हलंत लगा देंगे तो वह आधा वर्ण हो जाएगा किसी भी जो है व्यंजन के साथ। ठीक है, बात समझे? इसको आप समझ लीजिएगा। जैसे देखो
यहाँ ये इसको कहा जाता है, ये पहला वाला वर्ण है ना, यही पहले वाले वर्ण के नाम पर इसका वर्ग का नाम पड़ जाता है। ठीक है, कहा जाता है इसको क वर्ग। क्या कह दिया जाता है? क वर्ग। इसको चा वर्ग कह दिया जाता है, इसको टा वर्ग कह दिया जाता है। क्या कहा जाता है? टा वर्ग। इसको ता वर्ग। ठीक है, इसको पा वर्ग। इसको वर्ग नहीं कहते हैं, इसको वर्ग नहीं कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये वर्ग में नहीं होता है। वर्ग में कौन होते हैं? जो कम से कम 5 लोग हों, है ना। तो 5 लोग देखो ये बैठे हुए, ठीक है। अगर यहाँ ध्यान से देखा जाए तो यहाँ एक वर्ण और 2 वर्ण और होते हैं जिनका नाम है, चलो इसको बाद में बताएंगे। देखें, इसको जो ये वाला वर्ण है ना भैया, इसको कहा जाता है प्रथम वर्ण। क्या कहा जाता है? इसको क्या कहते हैं? प्रथम वर्ण। ठीक, इसको क्या कहेंगे? द्वितीय वर्ण। द्वितीय कहते हैं सिर्फ, कोई दिक्कत? आप लोग लिख लीजिएगा जरूर। द्वितीय और ये तृतीय। ठीक है, ये आपका हो जाएगा चतुर्थ वर्ण। चतुर्थ वर्ण इसको कहते हैं, इसके कई नाम हैं। इसको कहते हैं पंचम वर्ण। क्या कहते हैं? पंचम वर्ण। ठीक है, इसको और कहते हैं पंचमाक्षर। क्या कहते हैं? पंचमाक्षर। ये 5वां वर्ण है तो पंचमाक्षर। अंतिम में है तो अंतिमाक्षर। क्या कहते हैं? अंतिमाक्षर। और इसका और एक नाम है नासिक्य व्यंजन। क्या कहेंगे? नासिक्य। नासिक्य व्यंजन। क्या कहेंगे भाई? नासिक्य व्यंजन। अर्थात जब इनको बोलते हैं तो इनका जो है उच्चारण नाक पर जोर पड़ता है। जैसे बोलोगे अण न, ठीक है, तो कहाँ जोर पड़ेगा? नाक पे, है ना। बात समझ में? इस वजह से इसको नासिक्य व्यंजन भी कहते हैं। देखें तो देखा जाए 1 2 3 4 5, एक वर्ग में कितने हैं? 5 हैं। और कितने वर्ग हैं? 1 2 3 4 5। अर्थात अगर हम कहें 5 गुणे 5 तो कितना हो जाएगा? 25। कितने हो जाएंगे? इनकी संख्या कितनी है? 25। संख्या कितनी? 25। इसको कहेंगे वर्गीय व्यंजन। क्या नाम है? ये वर्ग में है ना, तो क्या कहेंगे? वर्गीय व्यंजन। क्या कहेंगे? वर्गीय व्यंजन। और ये जब इनको हम बोलते हैं ना तो हमारे मुंह में ये कहीं ना कहीं हमारे मुंह के अंदर स्पर्श होते हैं। क्या होते हैं? कोई ना कोई भाग स्पर्श। जैसे बोलोगे क, वो कहीं छू रहा ना, ट जीभ कहीं टच कर रही है ना, पा कहीं टच हो रहा ना, तो ये कहेंगे क्या? स्पर्शी व्यंजन। कौन से व्यंजन? स्पर्शी। कौन से व्यंजन है? स्पर्शी व्यंजन। कौन से व्यंजन है? स्पर्शी। हमसे पूछेगा कि बताइए स्पर्शी व्यंजनों की कुल संख्या, तो 25 होगा। हमसे पूछेगा वर्गीय व्यंजन की कुल संख्या, तो 25। इसमें 2 और शामिल होते हैं। जैसे आपने देखा कि इसमें हमने बिंदी नहीं लगाई। ठीक है, इसको बिंदी को अगर देखा जाए ना तो क्या कहते हैं पता है? क्यों? इस बिंदी को क्या बोलते हैं? जो लोग एक बार पढ़ चुके हैं वो तो बताएं। ये क्या बोलते हैं? बिंदी को क्या बोलते हैं? जो नीचे बिंदी लगी। ऑप्शन देंगे तो बताएंगे। अच्छा, इसको बोलते हैं नुक्ता। क्या बोलते हैं बाबू? नुक्ता बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं? नुक्ता बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ये एग्जैक्टली अब विदेशी वर्ण है। क्या है ये? उर्दू, अरबी का है या उर्दू का है। ठीक है, बात समझे? तो इसको बोलते हैं दोनों को उत्क्षिप्त व्यंजन। कौन सा क्षिप्त? उत्क्षिप्त। उत्क्षिप्त व्यंजन। और इनको बोलते हैं द्विगुण व्यंजन। क्या बोलते हैं? द्विगुण व्यंजन। कौन से व्यंजन? द्विगुण व्यंजन। ठीक है, ये हमारे आगत व्यंजन भी बोलते हैं। इनको क्या बोलते हैं? आगत व्यंजन। आए हुए हैं ना, ये किसी दूसरी भाषा के। इसको विदेशी वर्ण भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विदेशी वर्ण।
ठीक है। द्विगुण क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये द्विभाषा में प्रयोग होते हैं, ठीक है। इनका मेन नाम है उत्क्षिप्त, द्विगुण, है ना, आगत और विदेशी वर्ण, ठीक है। याद रहेगा क्या? तो 25 2 27, स्पर्शी व्यंजन 27 भी आपके ऑप्शन में होगा, तो 25 न करके फिर 27 करना आपको, ठीक है। क्लियर रहेगा? पक्का? चलो देखो, ये वाला जो है या, रा, ला, वा, इनको बोला जाता है अंतस्थ। क्या बोला जाता है? अंतस्थ व्यंजन। कौन से व्यंजन है ये? अंतस्थ। अंतस्थ व्यंजन कौन से व्यंजन है? अंतस्थ व्यंजन। क्या बोला जाएगा इनको? अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी संख्या है? अंतस्थ व्यंजन की संख्या कितनी है? दूसरा है, इसको बोला जाएगा ऊष्मीय व्यंजन। इन चारों क्या बोला जाएगा? ऊष्मीय, ऊष्मीय व्यंजन बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? ऊष्मीय व्यंजन बोला जाएगा, ठीक है। बात समझ में आए? अगर इनकी बात करें तो इनको बोला जाएगा संयुक्त व्यंजन। क्या बोला जाएगा? संयुक्त व्यंजन। क्या नाम रह जाएगा इनका? संयुक्त व्यंजन। क्या आपको याद रहेगा? क्या आपको याद रहेगा? देखो, इन यहाँ से लेकर यहाँ तक कहेगा का वर्ग से पा वर्ग तक कितने व्यंजन? 25। कहेगा का वर्ण से मा वर्ण तक कितने व्यंजन? 25 2 27, ठीक है। कहेगा स्पर्शी व्यंजन कितने? 27। स्पर्शी व्यंजन कितने? वर्गीय व्यंजन कितने? ठीक है। बात क्लियर है आपको? हाँ। अब कहेगा अंतस्थ व्यंजन, ऊष्मीय व्यंजन, इसको संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? संघर्षी व्यंजन। ऊष्मीय व्यंजन का दूसरा नाम क्या है? संघर्षी व्यंजन। कौन सा व्यंजन? संघर्षी व्यंजन। साथ में इनको क्या कहेंगे? संयुक्त व्यंजन कहेंगे। क्यों कहेंगे भैया? देखो ध्यान से, इनका जो निर्माण हुआ है ना, ये सा का, ये मिला है, बना है इनका का और सा से मिलकर। किससे? का और सा से मिलकर बने भैया, ये का और सा से। और ये त्रा बना है ता और रा से, ता और रा से। जरूर इसमें हलंत लगा देना। ज्ञा बना है जा प्लस यहाँ से, जा प्लस यहाँ से, जा प्लस यहाँ से। सा बना है सा प्लस रा से। किससे? सा प्लस रा से, ठीक है। बात समझ गए? अब इनको भैया जब दो वर्णों से मिलकर बने हैं तो क्या कहा जाएगा? संयुक्त व्यंजन। कौन से व्यंजन? देखो ये कितने हैं? 25, 25 2 27, 27 4 31, 31 4 35, 35 हुए ना? 35 और 4 39, 35 4 कितने होंगे? 39 हुआ, ठीक है। बात क्लियर है? बात क्लियर है ना? तो देखा जाए तो अभी हमसे सिर्फ ये पूछ लेगा कि कुल व्यंजनों की संख्या, ऐसे पूछेगा। मूल व्यंजन कितने? तो मूल व्यंजन इनको नहीं कहा जाता। मूल व्यंजन ये कहलाते हैं। तो 25 4 29, 29 4 33। तो मूल व्यंजन कितने हो जाएंगे? 33। संयुक्त व्यंजन कितने हो जाएंगे? 4। ऊष्मीय व्यंजन कितने हो जाएंगे? स्पर्शी व्यंजन कितने हो जाएंगे? 25। ध्यान सुना करो, ठीक है। बात क्लियर है? बात क्लियर है ना? देखो 25 4 29, 29 4 29 4 33, 33 और 4 37 और 37 2 39। तो कुल व्यंजन कितने हो जाएंगे? 39, ठीक है। और कोई बचा है क्या? और कोई बचा है? हाँ बताओ, कोई बचा है? नहीं है ना? तो ये कितने हो जाएंगे? 39 व्यंजन हो जाएंगे। कुल कितने व्यंजन हो जाएंगे? 39। और अगर हमसे कहेगा मूल व्यंजन कितने हो जाएंगे? 33। कितने? भाई इनको संयुक्त व्यंजन कहा जाता है ना। तो संयुक्त तो एक दूसरे से मिल के बने हैं, तो ये मूल व्यंजन होंगे ऊपर तक वाले। तो 25 4 29, 29 4 33, ये तो संयुक्त है। तो 33 व्यंजन क्या होंगे? मूल व्यंजन होंगे। क्लियर रहेगा क्या आपको? क्लियर याद रहेगा आपको? जैसे हम यहाँ लिख दें क्या?
जैसे लिख दें तो आपको याद और अच्छे से हो जाए। जैसे हम कहें संयुक्त व्यंजन, आपको बताना है कितने संयुक्त व्यंजन कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। कहेगा भैया स्पर्शी व्यंजन, स्पर्शी व्यंजन कितने हो जाएंगे, 25 हो जाएंगे। इनका दूसरा नाम क्या है, वर्गीय व्यंजन। वर्गीय व्यंजन कितने हो जाएंगे, 25 हो जाएंगे। ठीक है। जैसे कहेंगे मूल व्यंजन, मूल व्यंजन कितने होंगे, 33। अगर कहें अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन कितने होंगे, 4। कहेगा ऊष्मीय व्यंजन, ऊष्मीय व्यंजन कितने होंगे, ऊष्मीय। संघर्षी व्यंजन, संघर्षी व्यंजन कितने होंगे, 4। द्विगुण व्यंजन, अरे द्विगुण व्यंजन, व्यंजन जो हमने उत्क्षिप्त व्यंजन लिखा वही तो है, 2। उत्क्षिप्त व्यंजन, उत्क्षिप्त व्यंजन कितने हो जाएंगे, 2। ठीक है। अगर हम कहते हैं इनका आगत व्यंजन, ठीक है, याद रहेगा क्या, याद रहेगा क्या सभी को, पक्का? पक्का याद रहेगा। देखो ये आपके दिमाग और आंख में बस जाना चाहिए। आंख में जैसे मोबाइल में फ़ोटो नहीं खींच लेते, एक एक चीज़ जूम करके देख लेते हैं, वैसे दिमाग में ये चीज़ छिप जाना चाहिए, एकदम छप जाए एकदम। और ऐसे जूम करो दिमाग को, अच्छा ये, अच्छा ये, अच्छा ये, का है, पा है, चा है, टा है। इतना आसान क्वेश्चन पुलिस में आ जाता है। कहेगा निम्नलिखित में से तावर्ग का व्यंजन नहीं है, क्या कहेगा, ये कहेगा निम्नलिखित में से तावर्ग का व्यंजन नहीं है, तो इसमें से कोई 5 में से कोई एक नहीं होगा। तो वही कह देगा, ता को देकर वो डा दे देगा कोई, तो आपको वही 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 ऑप्शन हो जाए। इतना आसान प्रश्न आता है, लेकिन अगर आप इसको समझ गए तो आसान है, और नहीं तो अच्छे अच्छे नहीं समझ पाते हैं। और जिनको कई बार लोगों को कहते हैं भैया हिंदी तो हमें समझ ही नहीं आ रही, पता नहीं क्या होता है, ठीक है। कई लोग कहते हैं हमको मैथ नहीं समझ में आती है, कई लोग कहते हैं हिंदी नहीं समझ में आती है, समझ रहे हैं। तो शायद आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी, है ना। तो इसको आपको जो है स्क्रीनशॉट ले लेना है जाके, ठीक है। और दूसरी बात है इसमें, और एक जो महत्वपूर्ण बात है उसको आपको लिख लेना है। जैसे हमको लिखना है कि जैसे अभी हमने देखा था स्वरों का वर्गीकरण, अब की बार व्यंजनों का वर्गीकरण। किसका, व्यंजनों का, ठीक है। इसको नोट कर लेंगे, ठीक है। चलो आगे इसमें लिखेंगे व्यंजनों का वर्गीकरण। व्यंजनों का वर्गीकरण। कल आपने देखा कि हमने कल स्वर का कराया था, स्वरों का, है ना। स्वर में बताया क्या, कौन कौन से प्रकार बताए कि स्वर कितने प्रकार से, उत्पत्ति के आधार पर, उच्चारण के आधार पर, जीभ के प्रयोग के आधार पर, होंठों की स्थिति के आधार पर, है ना, ठीक है। अब वैसे ही इसमें देखेंगे क्या, व्यंजनों का वर्गीकरण। व्यंजनों का वर्गीकरण जो है मूल रूप से 2 प्रकार से किया जा सकता है। कितने प्रकार से, 2 प्रकार से। भैया कौन कौन से प्रकार हैं, एक है प्राण तत्व के आधार पर, किसके, या प्राणत्व के आधार पर, प्राणत्व के आधार पर, और देखो दूसरा है घोषत्व के आधार पर। प्राण तत्व के आधार पर भी 2 भागों में बांटा गया है, अल्प प्राण, महाप्राण। कौन सा प्राण, अल्प प्राण और महाप्राण।
ठीक है, अब इसको समझ लो क्या है, इसको समझ लोगे तो फिर आपको आसानी से याद हो जाएंगे। देखो प्राण मतलब होता है वायु। क्या होता है? वायु या फिर हवा। ठीक है, वायु या फिर हवा। प्राण मतलब क्या होता है? वायु या फिर हवा। और जो प्राणत्व के आधार पर होते हैं 2 प्रकार के, ठीक है। और यहाँ 2 प्रकार में क्या क्या है? अल्प प्राण और महाप्राण। अब देखो अल्प मतलब क्या होता है? थोड़ा, थोड़ा होता है। क्या होता है? थोड़ा या कम या फिर कम। क्या होता है? कम। और प्राण मतलब वायु। ठीक है, बात समझे? अब इसका मतलब ये होगा जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुंह से कम वायु या हवा निकले उसको अल्प प्राण कहेंगे। ठीक है, बात क्लियर हो गई? जिनके उच्चारण में क्या हो? कम वायु निकले उनको अल्प प्राण कहेंगे। और महा मतलब होता है ज्यादा, और प्राण मतलब वायु। जिसमें ज्यादा वायु मुंह से निकले वो महाप्राण हो जाएगा। क्यों? क्लियर है क्या? अल्पप्राण महाप्राण, अल्पप्राण महाप्राण। अल्पप्राण में जिनमें से जिन व्यंजनों को उच्चारण में कम मुंह से वायु निकले वो अल्पप्राण, जिनको बोलने में मुंह से ज्यादा वायु निकले वो महाप्राण। अब इनको आपको याद रखना है। कैसे याद रखेंगे? अल्प मतलब क्या होता है? थोड़ा। देखो आप सभी लोग जैसे का वर्ग है तो देखो का वर्ग है ना, तो का में देखें क ख ग घ अंग। अभी इसकी हम बात कर लेते हैं एक वर्ग की, पार्टिकुलर एक वर्ग की बात कर लेते हैं, और यही फॉर्मूला हर जगह आपको यूज कर देना है। ठीक है, जैसे अगर हम बोले, अपना हाथ सभी लोग आगे करिए, राइट हैंड आगे मुंह के सामने लाइए। ठीक, अब देखना आपको बोलना है क, आराम से बोलना है क ख। बोलो, कुछ अंदर समझ में आया? का अगर बोल रहे हैं तो का में वायु कम निकल रही है ना। देखो क ख, महसूस किया आपने? महसूस किया? क ख। ठीक है, अब फिर बोलें ग घ। अर्थात इसका मतलब क्या है? प्रत्येक वर्ग का पहला तीसरा पांचवा, प्रत्येक वर्ग का पहला तीसरा पांचवा अल्पप्राण, प्रत्येक वर्ग का पहला तीसरा पांचवा दूसरा चौथा महाप्राण। क्लियर होगा? क्लियर हुआ कि नहीं? अल्पप्राण महाप्राण क्लियर हुआ आपको? क्लियर हुआ सभी को? कितने लोग को नहीं हुआ ये बताओ? कितने लोग को नहीं हुआ? सभी को है? अल्पप्राण महाप्राण। अल्पप्राण किसे कहेंगे? जिनको उच्चारण में मुंह से क्या हो? वायु कम निकले। कितनी? बहुत कम, है ना। ठीक है, अगर हम बात करें महाप्राण की तो इसमें क्या होगा? इसके उच्चारण में क्या होगा? मुंह से ज्यादा वायु निकलेगी। ठीक है, बात समझे? अल्पप्राण महाप्राण, अल्पप्राण महाप्राण, अल्पप्राण महाप्राण। अल्पप्राण में एक चीज और याद रखना है, इसका एक गाना बनाना है। क्या बनाना है? गाना 1 3 5 अंतस्थ। ये याद रखना है आपको। अल्पप्राण 1 3 5 अंतस्थ। क्या याद रखोगे? अल्पप्राण 1 3 5 अंतस्थ। अंतस्थ का मतलब समझ गए ना? कौन कौन से? या, रा, ला, वा। ठीक है, बात क्लियर है? अंतस्थ। और महाप्राण में याद रखना है 2 4 ऊष्म या ऊष्मीय। ठीक है, 2 4 ऊष्मीय। 2 मतलब प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा और ऊष्मीय। ऊष्मी में कौन आएगा? तीनों सा और हा। ठीक है, क्लियर? याद रहेगा क्या? क्यों भाई, सभी को याद रहेगा? पक्का? पक्का? पूछ लें। देखो बताओ, अल्पप्राण जैसे हम कहें चा, कौन सा वर्ण है? अल्पप्राण की महा। जैसे कहें टा, टा से टमाटर,
क्या आएगा? अल प्राण आएगा ना, अल प्राण। हम कहें या अल्प में, अंतस्थ, या रा लावा है ना, अंतस्थ। अच्छा बताओ, फिर से पूछे, बताइए। हा महाप्राण में देखो 2 4 ऊष्मीय, तीनों सा और हा, ठीक है, ये याद रहेगा क्या? इसमें हमने क्या कहा? 1 3 5 2 4 ऊष्मीय, ठीक है। हाँ, एक बात इसमें और आपको जान लेना है, यहाँ पर एक बात हमसे रह गई है, इसको और समझ लेना है। देखें देखें, ये जो या और वा होते हैं ना बाबू, या और वा, इनको कहा जाता है अर्धस्वर। क्या कहा जाता है? अर्धस्वर। क्या कहा जाता है? अर्धस्वर, ठीक है। और जिस सिर्फ इसमें रा जो है, इसको कहा जाता है लुंठित वर्ण। कौन सा? लुंठित वर्ण। कौन सा वर्ण? लुंठित वर्ण। और ला को कहते हैं पार्श्विक। कौन सा? पार्श्विक। पार्श्विक, ठीक है। और ये सा जो होता है ना, इसका जो उच्चारण स्थान अलग है, इसका उच्चारण स्थान अलग है, इसका अलग है। अगर हम देखें सा का, तो इस वाले सा को बोलते हैं क्या पता है? इसको बोलते हैं क्या? तालु सा। कौन सा ता है? तालु। तालु सा। क्या नाम इसका? तालु सा। यहाँ लिख दे रहे हैं, ठीक है। ये वाले सा का जो भैया है ना, ये है मूर्धा। कौन सा सा है? मूर्धा सा। और ये वाला सा जो आपका है, ये है दंती सा। कौन सा सा है? दंती सा। इसको आपको जरूर याद रखना है, ठीक है, ये जरूर याद रखना है, ठीक है। ये और ये आप ये वाला व्यंजनों का हो गया, व्यंजनों का वर्गीकरण हो गया प्राणत्व के आधार पर। प्राणत्व के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं, अल्पप्राण, महाप्राण। अल्पप्राण 1 3 5 अंतस्थ, और महाप्राण 2 4 ऊष्मीय, ठीक है। अब अगला है घोषत्व के आधार पर। किसके आधार पर? घोषत्व के आधार पर। घोषत्व के आधार पर भी ये 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? घोष और आघोष। घोष और आघोष। घोष और आघोष। सर आपके ऑरेंज ले लेना। ऑरेंज ले लें? चलो ऑरेंज। ऑरेंज कहाँ है भैया? ऑरेंज, ऑरेंज कौन सा कलर होता है? ऑरेंज ये। चलो ठीक है, घोष और आघोष, ठीक है। अब देखें, अब घोष, इसका दूसरा नाम साघोष भी होता है। क्या होता है? साघोष भी होता है, ठीक है। साघोष और आघोष। घोष, साघोष, आघोष, ये याद रखना। अब देखो, घोष का मतलब होता है कंपन। क्या होता है बउआ? कंपन। क्या होता है? घोष का मतलब क्या होता है? कंपन। क्या होता है? कंपन। कंपन समझते हो? जैसे मोबाइल में वाइब्रेशन पे लगा हो तो है ना, समझ रहे हो ना? हाँ, तो वैसे ही इसको बोलेंगे कंपन। अब कंपन के आधार पर भैया कैसे? एक होता है घोष और एक हो आघोष। एक में हो कंपन, एक में कंपन नहीं हो। आघोष, आघोष का मतलब है नहीं। आ का मतलब ही क्या होता है? नहीं। और घोष मतलब कंपन। घोष मतलब कंपन। घोष का मतलब क्या होगा? कंपन। जिसमें कंपन नहीं होगा आघोष, और जिसमें कंपन होगा वो क्या होगा? घोष होगा, ठीक है। सघोष या फिर घोष कहेंगे। अब देखो, इसको भी आपको याद रखना है। आघोष, आघोष 12 सा। क्या? आघोष 12 सा। आघोष 12 सा। क्या याद रखना है? आघोष 12 सा। कौन सा घोष? 12 सा का मतलब देखो, आघोष का मतलब ये होता है कि प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा। 12 सा का मतलब क्या? 12 सा। आघोष 12 सा। 12 सा का मतलब, सा मतलब तीनों सा, ठीक है। आघोष 12 सा। समझ गए?
अगर आघोष समझ गए तो बताओ, आघोष का मतलब क्या होगा? आघोष 12 सा, प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा और तीनों सा, ठीक है। और साघोष में तीसरा, चौथा, पांचवा अंतस्थ, ठीक है। अंतस्थ नहीं, ऊष्म, ठीक है। अंतस्थ में तो यही है, अंतस्थ में 11 लाभ आ जाता है, इसमें ऊष्मी आ जाता है। हाँ, अंतस्थ प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा और अंतस्थ, ठीक है। याद रहेगा? देखो कैसे याद रखना है। जैसे अगर आप फिर से वही काम करो जो पहले उसमें किया था, देखो बोलो क ख, बोलो। इसमें देखो हमने कहा पहला, दूसरा, आघोष, आ मतलब नहीं कंपन होगा, आ मतलब कंपन नहीं होगा, आघोष कंपन नहीं होगा। तो आघोष में पहला वर्ण पढ़ो क ख ग। अगर देखोगे क ख, यहाँ हाथ लगाओ, क ख ग, यहाँ देखो, यहाँ छो, यहाँ क ख ग, बोलो। देखो क और खा में नहीं होगा, का और खा में नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि पहला दूसरा है। और जैसे तीसरा कहें घोष, घोष मतलब कंपन होगा, होगा मतलब तीसरा, चौथा, पांचवा, ठीक है। बात समझ में आई? बात समझ में आई कि नहीं? आघोष का मतलब समझ में आया? आघोष का मतलब क्या? जिसमें कंपन ना होगा। और घोष का मतलब क्या? जिसमें कंपन होगा, ठीक है। क्लियर है? याद रहेगा? आघोष 12 सा, आघोष 12 सा, आघोष 12 सा। जैसे कहते हैं ना हिंदुस्तान जिंदाबाद, वैसे तो आपको कहना है आघोष 12 सा, आघोष 12 सा, आघोष 12 सा, ठीक है। आघोष 12 सा मतलब पहला, दूसरा, तीनों सा। और साघोष 3, 4, 5, तीसरा, चौथा, पांचवा और अंतस्थ। याद रहेगा क्या? पक्का? पक्का लिख दिया जाए, ठीक है। इसमें होगा तीसरा, चौथा, पांचवा और अंतस्थ, ठीक है। बात सही है? बात सही है? आप लोगों की याद रहेगा? ठीक। अब देखो इसको आपको याद रखना है। अगर हम आघोष की बात करें तो आघोष होता है। अगर कहें आघोष, जैसे हम कहें टा, क्या है आघोष का साघोष? आघोष है। टा पहला, दूसरा है ना, पहला दूसरा क्या होगा? आघोष है ना। और हम अगर बात करेंगे, अगर कहें हम ज, क्या है? जैसे कहें झा, झ, झा क्या होगा? ये घोष होगा। ये क्या होगा? घोष या साघोष होगा। क्लियर है? यहाँ तक की बात क्लियर है? सभी को क्लियर है? ठीक है। अब यहीं पर आपको एक बात मैं और समझा देता हूँ। इसी में जो हमने इसको लिखा है, इसी में मैं चाहता हूँ मैं समझा ले जाऊँ। जैसे ये का वर्ग है ना, कई बार इसका उच्चारण स्थान यही लिख दूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है? वही में सब घुच पुच हो जाएगा तो, ठीक है। देखो इसको इस वाले वर्ग को बोलते हैं कंठ वर्ग। क्या इसका उच्चारण क्या होता है? कंठ से होता है। इसका तालु से, इसका ता, देखो टा ठा डा, देखो कंठ तालु। और ये बताओ टा ठा, ये होता है मूर्धा। कौन से भाग से? मूर्धा। कौन से भाग से? मूर्धा। इसको बोलते हैं त थ द दंत। देखो जीभ, देखो त थ, है ना, जीभ में टच हो रही है, जीभ दांत में टच हो रही है कि नहीं? तो ये होगा ता था, ये दंत होगा। और ये पा, प फ ब भ, प फ, है ना, होंठ टच कर रहे हैं आपस में, तो क्या होगा? ये पा वर्ग ओष्ठ हो जाएगा। और ता वर्ग दंती हो जाएगा, टा वर्ग मूर्धा हो जाएगा, चा वर्ग तालु हो जाएगा, का वर्ग कंठ हो जाएगा। ये देखो क ख ग घ अंग, यही तो कंठ होता है ना। क्लियर है? तो ये हमारा उच्चारण स्थान भी आपको याद हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आई? सभी को आई? सभी को आई ना? तो बस इसको नोट कर लो। आज के लिए इतना ही, बाकी फिर कल। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए।